दोस्तों, सोचिए, एक गरीब अश्वेत महिला जो 1951 में कैंसर से मर गई, लेकिन उसकी कोशिकाएं आज भी जीवित है, जो आज भी लाखों प्रयोगशालाओं में बढ़ रही है, वैक्सीन बना रही है, बीमारियों का इलाज ढूंढ रही है और विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन कोशिकाओं ने पोलियो वैक्सीन, कैंसर रिसर्च और यहां तक कि अंतरिक्ष मिशनों में भी योगदान दिया है, लेकिन उस महिला का परिवार आज भी गरीबी में जी रहा है। ये कहानी हेनरिएटा लैक्स की है, जो विज्ञान की चमकदार दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे को उजागर करती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या प्रकृति के नाम पर मानवता को कुर्बान करना सही है? रेबेका स्कलूट की ये किताब न केवल हेनरिएटा लैक्स के जीवन पर आधारित है, बल्कि नस्लवाद, नैतिकता और चिकित्सा के बीच के टकराव को गहराई से दर्शाती है। ये किताब 2010 में प्रकाशित हुई और उसी समय बेस्टसेलर किताब बन गई, क्योंकि ये विज्ञान को मानवीय भावनाओं से जोड़ती है। हेनरिएटा की कोशिकाएं, जिन्हें हेला सेल कहा जाता है, वो आज भी अमर हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर वैज्ञानिक सफलता के पीछे एक इंसान की कहानी छिपी होती है। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जहां विज्ञान और मानवता मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी कहानियां लाने की ताकत देता है। अध्याय 1, हेनरिएटा का परिचय। 1 अगस्त 1920 को वर्जीनिया के रोआनोके में एक गरीब किसान परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम लोरेटा प्लेजेंट रखा गया। वो कब और कैसे हेनरिएटा लैक्स बन गई, ये आज भी एक रहस्य है। हेनरिएटा का बचपन कठिनाइयों से भरा था। 4 साल की उम्र में उनकी मां एलिजा लैक्स की मृत्यु हो गई और उनके पिता जॉनी प्लेजेंट 10 बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ थे। इसलिए वे परिवार को लेकर क्लोवर, वर्जीनिया चले गए, जहां हेनरिएटा अपने दादा टॉमी लैक्स के साथ रहने लगी। टॉमी की झोपड़ी, जिसे होम हाउस कहा जाता था, वो एक साधारण लकड़ी का ढांचा थी जो लैक्स टाउन में थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां काले और सफेद लैक्स परिवार एक ही जमीन पर रहते थे, लेकिन नस्लवाद की अदृश्य दीवारें उन्हें अलग करती थी। हेनरिएटा का बचपन तंबाकू के खेतों में बीता। सूरज उगने से पहले वे उठती, तंबाकू की पत्तियां तोड़ती, उन्हें सुखाती और फिर बाजार में बेचने के लिए तैयार करती। ये काम काफी थकाने वाला था और बच्चों को खेतों में काम करना पड़ता था। स्कूल बहुत सीमित थे। काले बच्चों के लिए अलग स्कूल थे, जो अक्सर दूर होते थे और संसाधनों की कमी से जूझते थे। हेनरिएटा सिर्फ 6ठी कक्षा तक पढ़ पाई। उनकी चचेरी बहन सैडी उन्हें हैब्स बुलाती थी, क्योंकि हेनरिएटा हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। वो नाचना पसंद करती थी और उसकी मुस्कान काफी सुंदर थी। 14 साल की उम्र में हेनरिएटा ने अपने पहले बेटे लॉरेंस को जन्म दिया। ये उस समय ग्रामीण समुदायों में असामान्य नहीं था, लेकिन ये उनके जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने चचेरे भाई डेविड डे लैक्स से शादी कर ली और दोनों ने क्लोवर में अपना जीवन शुरू किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने उनके जीवन को बदल दिया। युद्ध के दौरान बाल्टीमोर की स्टील मिलों में नौकरियों की मांग बढ़ी और डे को टर्नर स्टेशन में काम मिला। टर्नर स्टेशन एक काला समुदाय था, जहां युद्ध के कारण आर्थिक अवसर बढ़ रहे थे। हेनरिएटा और डे अपने बच्चों के साथ वहां चले गए। हेनरिएटा ने अपने परिवार को संभाला, घर को सजाया और बच्चों की देखभाल की। वो लाल नेल पॉलिश लगाती थी और अपनी चचेरी बहन सैडी के साथ नाचने जाती थी। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन प्यार और मेहनत से भरी थी। 1951 में हेनरिएटा की जिंदगी में एक भयानक मोड़ आया। उन्हें अपने गुप्तांग में एक गांठ महसूस हुई। शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। उस समय
काले समुदाय के लोगों का डॉक्टरों पर भरोसा कम था। टस्केगी सिफिलिस अध्ययन जैसे भयावह प्रयोगों ने डर पैदा कर दिया था, जहां अश्वेत पुरुषों को बिना इलाज के मरने दिया गया। हेनरिएटा को डर था कि अगर वे डॉक्टर के पास गईं, तो उनका गर्भाशय निकाल दिया जा सकता है। ऐसा अक्सर अश्वेत महिलाओं के साथ होता था। उनकी चचेरी बहन सैडी ने उन्हें जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल जाने की सलाह दी। ये एकमात्र अस्पताल था जो काले मरीजों का इलाज करता था, लेकिन वहां भी नस्लीय भेदभाव था। काले मरीजों के लिए अलग वार्ड थे और अक्सर उन्हें मुफ्त इलाज के बहाने प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता था। 29 जनवरी 1951 को हेनरिएटा जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल पहुंची। डॉक्टर हॉवर्ड जोन्स ने उनकी जांच की और पाया कि उनके गर्भाशय ग्रीवा में एक ट्यूमर है, जो सर्वाइकल कैंसर का एक आक्रामक रूप था और वो तेजी से फैल रहा था। डॉक्टर जोन्स ने एक बायोप्सी ली, जो उस समय की सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन ये बायोप्सी बिना हेनरिएटा की सहमति के ली गई। उस दौर में सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कोई विशेष कानून नहीं था, खासकर काले मरीजों के लिए। हेनरिएटा को रेडियम ट्रीटमेंट दिया गया, जिसमें रेडियोधर्मी ट्यूबों को उनके गर्भाशय में डाला गया। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। उनकी त्वचा जल गई और वो काफी कमजोर हो गई थी। फिर भी वो घर लौटकर अपने बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसकी कोशिकाएं एक वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत करने वाली थी। लेखिका रेबेका स्कलूट इस अध्याय में अपनी यात्रा को जोड़ती है। 16 साल की उम्र में एक कॉलेज कक्षा में वे हेला कोशिकाओं के बारे में सुनती है। उनके प्रोफेसर बताते हैं कि ये कोशिकाएं अमर हैं, लेकिन उसने हेनरिएटा के बारे में कुछ नहीं बताया। स्कलूट उत्सुक हो जाती है कि ये कोशिकाएं किसकी थी। वे लैक्स परिवार से संपर्क करती है, लेकिन परिवार संदेह करता है। पहले कई पत्रकारों और वैज्ञानिकों ने उनके साथ छल किया था। डेबोरा, जो हेनरिएटा की बेटी थी, वो स्कलूट से कहती है कि मुझे अपनी मां के बारे में जानना है, लेकिन कोई हमें सच नहीं बताता है। स्कलूट हेनरिएटा के शहर में जाती है, जहां वे लैक्सटाउन और हेनरिएटा की कब्र देखती है, जिस पर कोई नाम नहीं था। ये अध्याय हमारे चिकित्सा की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है। क्या डॉक्टरों को बिना सहमति के किसी का ऊतक लेने का अधिकार है? हेनरिएटा की कहानी हमें बताती है कि विज्ञान की प्रगति की कीमत अक्सर गरीबों को चुकानी पड़ती है। अध्याय 2, हेला कोशिकाओं की खोज। जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में डॉक्टर जॉर्ज गे टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में काफी जानकार थे। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों के लिए मानव कोशिकाओं को प्रयोगशाला में जीवित रखना एक बड़ी चुनौती थी। अधिकांश कोशिकाएं कुछ दिनों में मर जाती थी। जॉर्ज का सपना था कि वे ऐसी कोशिकाएं खोजें जो अमर हों, यानी जो अनिश्चित काल तक विभाजित होती रहें। कैंसर कोशिकाएं जो अनियंत्रित रूप से बढ़ती थी, इस सपने को साकार करने की कुंजी थी। जॉर्ज ने जॉन्स हॉपकिंस में सभी सर्वाइकल कैंसर मरीजों से बायोप्सी सैंपल लेने का आदेश दिया था और हेनरिएटा का सैंपल भी उनकी लैब में पहुंचा। जॉर्ज की सहायक मैरी कुबिसेक ने हेनरिएटा की कोशिकाओं का कल्चर किया था। उन्होंने सैंपल को एक पोषक मीडियम में रखा, जिसमें कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए प्रोटीन और पोषक तत्व थे। आमतौर पर कोशिकाएं कुछ विभाजनों के बाद मर जाती थी, लेकिन हेनरिएटा की कोशिकाएं अलग थी। वे न केवल जीवित रहीं, बल्कि तेजी से बढ़ने लगी। हर 24 घंटे में उनकी संख्या दोगुनी हो रही थी। जॉर्ज और उनकी टीम हैरान थी। इन कोशिकाओं को हेला नाम दिया गया, जो हेनरिएटा लैक्स के नाम के पहले 2 अक्षर थे। ये चिकित्सा विज्ञान में एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार मानव कोशिकाएं लैब में अनिश्चित काल तक जीवित रह सकती थी। हेला कोशिकाओं की खासियत उनकी असामान्य आनुवंशिक संरचना थी। हेनरिएटा का कैंसर इतना आक्रामक था कि उनकी कोशिकाओं में क्रोमोसोम गड़बड़ हो गए थे, जिसके कारण वे बिना रुके विभाजित होती थी। ये गुण उन्हें वैज्ञानिकों के लिए अनमोल बनाता था।
जॉर्ज ने इन कोशिकाओं को दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मुफ्त भेजना शुरू किया। जल्द ही हेला कोशिकाएं पोलियो वैक्सीन के विकास में इस्तेमाल होने लगी। 1950 के दशक में पोलियो एक महामारी थी और जोनास सॉल्क की वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए एक स्थिर कोशिका लाइन की जरूरत थी। हेला ने यह भूमिका निभाई। 1954 में पोलियो वैक्सीन बाजार में आई और हेला की वजह से लाखों बच्चों की जान बची थी। लेकिन इस खोज के पीछे एक काला सच था। हेनरिएटा को कभी नहीं बताया गया था कि बिना उसकी सहमति के उसकी कोशिकाएं ली गई थी। जॉन्स हॉपकिंस जैसे अस्पतालों में गरीब और अश्वेत मरीजों के ऊतक अक्सर मुफ्त इलाज के बदले में ले लिए जाते थे। ये प्रथा नस्लवाद से गहरे जुड़ी हुई थी। हेनरिएटा, जो रेडियम ट्रीटमेंट के दर्द से जूझ रही थी, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी कोशिकाएं दुनिया भर में फैल रही थी। रेबेका स्कलूट इस अध्याय में अपनी खोज को जोड़ती है। वे जॉर्ज की लैब जाती है, जहां पुराने रिकॉर्ड्स और उपकरण अभी भी मौजूद हैं। वे पाती है कि जॉर्ज ने कभी भी हेनरिएटा का पूरा नाम नहीं लिया था। उनके लिए वो सिर्फ हेला थी। स्कलूट लैक्स परिवार से मिलती है और डेबोरा के साथ उनकी बातचीत काफी भावनात्मक थी। डेबोरा पूछती है कि क्या मेरी मां की कोशिकाएं अंतरिक्ष में गई थी, क्योंकि हेला कोशिकाएं 1960 के दशक में अंतरिक्ष मिशनों में टेस्ट की गई थी। डेबोरा को लगता था कि उनकी मां अमर है, लेकिन उन्हें दुख था कि इस कार्य का उनके परिवार को कोई लाभ नहीं मिला था। ये अध्याय विज्ञान की सुंदरता और उसकी नैतिक लागत को संतुलित करता है। हेला कोशिकाएं एक चमत्कार थी, लेकिन उनकी खोज एक ऐसी प्रणाली में हुई थी जो गरीब और अश्वेत मरीजों का शोषण करती थी। स्कलूट पूछती है, अगर हेनरिएटा को उनकी कोशिकाओं के उपयोग के बारे में बताया जाता तो क्या वे सहमत होती? ये सवाल हमें चिकित्सा नैतिकता की गहराई में ले जाता है। अध्याय 3, हेनरिएटा की मृत्यु। हेनरिएटा लैक्स का कैंसर तेजी से फैल गया। 4 अक्टूबर 1951 को मात्र 31 साल की उम्र में उनकी जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनके अंतिम दिन असहनीय दर्द से भरे थे। रेडियम ट्रीटमेंट, जो उस समय सर्वाइकल कैंसर के लिए मानक उपचार था, उसने उनकी त्वचा को जला दिया था। उनकी त्वचा काली पड़ गई और वे दर्द में चिल्लाती थी। अस्पताल के काले मरीजों के वार्ड में, जहां सुविधाएं सीमित थी, वहां हेनरिएटा को न्यूनतम आराम मिला। उनके पति डेविड डे लैक्स और उनके बच्चे उनके बिना रह गए। लेकिन हेनरिएटा की मृत्यु के साथ ही उनकी कोशिका, जिसे हेला नाम दिया गया था, वो दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में फैल रही थी। ये अध्याय हेनरिएटा के परिवार के दुख, उनके सामाजिक आर्थिक संघर्ष और उस नस्लवादी चिकित्सा प्रणाली पर केंद्रित है जिसने उनकी अनदेखी की थी, जबकि उनकी कोशिका वैज्ञानिक क्रांति ला रही थी। हेनरिएटा की मृत्यु के बाद डे को अकेले ही 5 बच्चों की परवरिश करनी थी। टर्नर स्टेशन में उनका जीवन पहले से ही कठिन था। डे एक स्टील मिल में काम करता था और उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। उनके पास कोई भी स्वास्थ्य सेवा नहीं थी और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए संसाधन सीमित थे। हेनरिएटा की सबसे बड़ी बेटी एल्सी मानसिक रूप से अक्षम थी। हेनरिएटा की मृत्यु के बाद डे उसे संभाल नहीं पाया और एल्सी को क्राउन सविल स्टेट हॉस्पिटल भेज दिया गया, एक ऐसा संस्थान जो काले मरीजों के साथ भयावह व्यवहार के लिए कुख्यात था। वहां एल्सी को न केवल उपेक्षा का सामना करना पड़ा, बल्कि चिकित्सा प्रयोगों का भी शिकार होना पड़ा। एल्सी की कहानी इस अध्याय का एक भावनात्मक केंद्र है, जो उस समय की चिकित्सा प्रणाली में काले मरीजों के साथ होने वाले अन्याय को उजागर करती है। लैक्स परिवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हेनरिएटा की कोशिकाएं हेला वैज्ञानिक जगत में क्रांति ला रही थी। उनकी मृत्यु के समय हेला कोशिकाएं पहले ही पोलियो वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी थी और दुनिया भर के वैज्ञानिक इन्हें कैंसर अनुसंधान और अन्य अध्ययनों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन परिवार को न तो इसकी जानकारी थी
और उन्हें कोई भी वित्तीय लाभ नहीं मिला। ये नस्लवाद और सामाजिक असमानता का एक कटु उदाहरण था। उस समय काले समुदायों को चिकित्सा प्रणाली से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जाता था। ये अध्याय चिकित्सा प्रणाली में नस्लवाद को गहराई से उजागर करता है। जॉन्स हॉपकिंस जैसे अस्पताल, जो काले मरीजों को मुफ्त इलाज देते थे, अक्सर उनके ऊतकों को बिना सहमति के ले लेते थे। ये प्रथा उस समय कानूनी थी, लेकिन नैतिक रूप से गलत थी। स्कलूट बताती है कि हेनरिएटा की मृत्यु के बाद उनकी कोशिकाएं वैज्ञानिकों के लिए एक खजाना बन गई, लेकिन उनके परिवार को कोई मान्यता नहीं मिली। डे और बच्चों को यह तक नहीं पता था कि हेला कोशिकाएं क्या थी। ये अध्याय परिवार के दुख को मानवीय संवेदनशीलता के साथ चित्रित करता है और ये सवाल उठाता है कि विज्ञान की प्रगति किस कीमत पर हो रही थी। अध्याय 4, हेला का वैश्विक प्रभाव। हेला कोशिका हेनरिएटा की मृत्यु के बाद वैज्ञानिक जगत में एक चमत्कार बन गई। 1950 के दशक के अंत तक ये कोशिकाएं दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में फैल चुकी थी। वे पोलियो वैक्सीन के विकास के बाद अब कैंसर अनुसंधान, जीन मैपिंग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और यहां तक कि अंतरिक्ष अनुसंधान में इस्तेमाल हो रही थी। ये अध्याय हेला कोशिकाओं के व्यापक प्रभाव, उनके द्वारा उत्पन्न अरबों डॉलर के उद्योग और लैक्स परिवार की अनदेखी पर केंद्रित है। ये चिकित्सा में लाभ और नैतिकता के बीच टकराव को उजागर करता है और उस नस्लीय असमानता को दर्शाता है जिसने लैक्स परिवार को हाशिए पर रखा था। हेला कोशिकाओं की अनूठी विशेषता थी उनकी तेजी से विभाजन करने की क्षमता। सामान्य कोशिकाएं कुछ विभाजनों के बाद मर जाती थी, लेकिन हेला कोशिकाएं अनिश्चित काल तक बढ़ती थी। इस गुण ने उन्हें वैज्ञानिकों के लिए अनमोल बना दिया। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने हेला कोशिकाओं का उपयोग करके मानव जीनोम की संरचना को समझना शुरू किया। उन्होंने इन कोशिकाओं पर विषाणुओं, विकिरण और दवाओं के प्रभाव का अध्ययन किया। हेला कोशिकाएं अंतरिक्ष में भेजी गई ताकि ये देखा जा सके कि मानव कोशिकाएं गुरुत्वाकर्षण रहित वातावरण में कैसे व्यवहार करती हैं। इन प्रयोगों ने नासा के मिशनों को बेहतर बनाने में मदद की। इसके अलावा हेला ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ के विकास में योगदान दिया, जिसने लाखों दंपतियों को माता पिता बनने का मौका दिया है। अनुमान है कि हेला कोशिकाओं का कुल वजन 50 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो चुका है और वे लाखों वैज्ञानिक अध्ययनों का आधार बनी। लेकिन इस वैज्ञानिक सफलता के पीछे एक काला सच था। हेला कोशिकाओं ने एक विशाल उद्योग को जन्म दिया। बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां इन कोशिकाओं को बेच रही थी और जो अरबों डॉलर का बाजार बन गया। वैज्ञानिकों, दवा कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों ने इससे भारी मुनाफा कमाया, लेकिन लैक्स परिवार को कुछ नहीं मिला। वे टर्नर स्टेशन में गरीबी में जी रहे थे। डेबोरा और उसके भाई बहन बीमार पड़ते थे, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। ये एक विडंबना थी कि जिस महिला की कोशिकाओं ने चिकित्सा के क्षेत्र को बदल दिया, आज उसी का परिवार बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित था। रेबेका स्कलूट इस अध्याय में हेला के व्यावसायिक प्रभाव को खोजती है। वे बताती है कि कैसे 1970 के दशक तक लैक्स परिवार को हेला के बारे में कुछ नहीं पता था। जब वैज्ञानिकों ने उनकी कोशिकाओं की आनुवंशिक संरचना को और समझने के लिए परिवार से रक्त नमूने लिए, तो उन्हें बताया गया कि ये कैंसर टेस्ट के लिए है। डेबोरा को डर था कि कहीं उसे भी कैंसर तो नहीं है। इस गलत फहमी ने परिवार में भय और अविश्वास को और बढ़ा दिया। स्कलूट उस समय के कानूनी ढांचे की पड़ताल करती है, जिसमें ऊतकों के स्वामित्व पर कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। मूर बनाम रीजेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसे कोर्ट केस, जहां एक मरीज ने अपने ऊतकों से बने मुनाफे पर दावा किया था, इस अध्याय में चर्चा का हिस्सा है। लेकिन इन मामलों में मरीजों को कोई अधिकार नहीं मिला, क्योंकि अदालतों ने माना कि एक बार ऊतक शरीर से निकल जाए तो वो मरीज की संपत्ति नहीं रहता। ये अध्याय वैज्ञानिक प्रगति और नैतिकता के बीच टकराव को सामने लाता है।
हेला कोशिकाएं एक चमत्कार थी, लेकिन उनकी उत्पत्ति एक ऐसी प्रणाली में हुई जो गरीब और अश्वेत मरीजों का शोषण करती थी। स्कलूट पूछती है, अगर हेनरिएटा को उनकी कोशिकाओं के उपयोग के बारे में बताया जाता तो क्या वे सहमत होती? ये सवाल चिकित्सा नैतिकता की गहराई में ले जाता है। अध्याय का अंत डेबोरा के दृष्टिकोण से होता है, जो अपनी मां की विरासत को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे सिर्फ सवाल और दुख मिलते हैं। अध्याय 5, परिवार और उसका सच। 1970 के दशक में लैक्स परिवार को पहली बार पता चला कि हेनरिएटा की कोशिकाएं, जिन्हें हेला नाम दिया गया था, वैज्ञानिक जगत में क्रांति ला रही थी। यह खुलासा उनके लिए चौंकाने वाला और भ्रमित करने वाला भी था। डेबोरा लैक्स विशेष रूप से इस खबर से प्रभावित हुई। ये अध्याय डेबोरा के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष पर केंद्रित है, क्योंकि वो अपनी मां की विरासत को समझने की कोशिश करती है। साथ ही ये उस अविश्वास और भय को उजागर करता है जो लैक्स परिवार ने वैज्ञानिक समुदाय के प्रति महसूस किया, जो उनकी मां की कोशिकाओं का उपयोग कर रहा था बिना उन्हें पूरी जानकारी दिए। ये अध्याय नस्लवाद, चिकित्सा में विश्वास की कमी और एक परिवार की सच्चाई की खोज की मार्मिक कहानी को सामने लाता है। 1973 में जॉन्स हॉपकिंस के वैज्ञानिकों ने लैक्स परिवार से संपर्क किया। वे हेला कोशिकाओं की आनुवंशिक संरचना को और समझना चाहते थे, क्योंकि ये कोशिकाएं कुछ प्रयोगशालाओं में अन्य कोशिकाओं के साथ मिल गई थी, जिससे अनुसंधान परिणाम प्रभावित हो रहे थे। वैज्ञानिकों को परिवार के रक्त नमूनों की जरूरत थी ताकि हेला कोशिकाओं की विशिष्ट आनुवंशिक पहचान स्थापित की जा सके, लेकिन परिवार को यह नहीं बताया गया कि नमूने हेला के लिए हैं। डेबोरा के लिए हेला कोशिकाएं सिर्फ वैज्ञानिक नमूने नहीं थी, वे उनकी मां का एक हिस्सा थी। वो पूछती थी, क्या मेरी मां को क्लोन किया गया है? क्या वो अभी भी जीवित है? ये सवाल उनके वैज्ञानिक ज्ञान की कमी और वैज्ञानिक समुदाय के प्रति अविश्वास को दर्शाते थे। उस समय काले समुदाय में चिकित्सा प्रयोगों का एक दुखद इतिहास था। डेबोरा को डर था कि वैज्ञानिक उनकी मां के साथ कुछ भयानक कर रहे हैं। वो ये भी सोचती थी कि शायद उनकी मां की कोशिकाएं उनकी मृत्यु के बाद जिंदा रखी गई हैं या उनकी हत्या करके कोशिकाएं ली गई हैं। ये भय उनकी अज्ञानता का परिणाम नहीं थे, बल्कि उस प्रणाली का हिस्सा थे जिसने काले मरीजों को बार बार धोखा दिया था। रेबेका स्कलूट इस अध्याय में डेबोरा के साथ अपनी बढ़ती दोस्ती को दर्शाती है। जब स्कलूट पहली बार लैक्स परिवार से मिलती है, डेबोरा को डर था कि स्कलूट भी उनकी कहानी का गलत इस्तेमाल करेगी, लेकिन स्कलूट ने धीरे धीरे डेबोरा का विश्वास जीत लिया। वे डेबोरा को वैज्ञानिक पत्रिकाएं दिखाती है जिनमें हेला कोशिकाओं के बारे में लिखा था। डेबोरा के लिए यह समझना मुश्किल था कि उसकी मां की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। एक बार जब स्कलूट ने बताया कि हेला कोशिकाएं अंतरिक्ष में गई थी, तो डेबोरा ने पूछा, क्या मेरी मां अंतरिक्ष में थी? यह सवाल उनकी मासूमियत और उनकी मां के प्रति गहरे लगाव को दर्शाता है। ये अध्याय डेबोरा के भावनात्मक संघर्ष को गहराई से चित्रित करता है। वो अपनी मां के बारे में और जानना चाहती थी। वो कैसी थी, क्या पसंद करती थी और उनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल उठते थे। डेबोरा को यह जानकर गुस्सा आया कि उनकी मां की कोशिकाएं बेची जा रही थी और कंपनियां इससे अरबों कमा रही थी, जबकि उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। वो पूछती थी, अगर मेरी मां इतनी महत्वपूर्ण थी तो हमें कुछ क्यों नहीं मिला? ये सवाल चिकित्सा नैतिकता के केंद्र में था। क्या मरीजों को उनके ऊतकों से होने वाले मुनाफे में हिस्सा मिलना चाहिए? उस समय कानून कहता था कि एक बार ऊतक शरीर से निकल जाए तो वो मरीज की संपत्ति नहीं रहता, लेकिन डेबोरा के लिए ये उनकी मां का हिस्सा था। स्कलूट परिवार के साथ समय बिताती है और क्लोवर में उनके साथ हेनरिएटा की यादों को खोजती है। वे स्थानीय लोगों से बात करती है जो हेनरिएटा को एक हंसमुख मेहनती महिला के रूप में याद करते हैं। डेबोरा अपनी मां की तस्वीरें देखती है
और उनकी कहानी को समझने की कोशिश करती है। ये अध्याय न केवल डेबोरा की खोज को दर्शाता है, बल्कि उस नस्लीय अन्याय को भी उजागर करता है जिसने लैक्स परिवार को अंधेरे में रखा। अध्याय 6, स्कलूट की खोज। रेबेका स्कलूट की ये किताब न केवल हेनरिएटा की कहानी है, बल्कि स्कलूट की अपनी खोज की यात्रा भी है। ये अध्याय स्कलूट और डेबोरा की दोस्ती, उनकी संयुक्त खोज और चिकित्सा नैतिकता के गहरे सवालों पर केंद्रित है। स्कलूट ने 1 दशक से अधिक समय तक हेनरिएटा की कहानी की खोज की और इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर किया, बल्कि लैक्स परिवार की भावनात्मक और सामाजिक वास्तविकताओं को भी समझा। ये अध्याय सूचित सहमति, नस्लवाद और मरीजों के अधिकारों जैसे जटिल मुद्दों को गहराई से समझाता है और ये दिखाता है कि कैसे एक पत्रकार ने एक परिवार को उनकी मां की विरासत से जोड़ा था। स्कलूट की यात्रा तब शुरू हुई जब वे 16 साल की थी और एक कॉलेज कक्षा में उन्होंने हेला कोशिकाओं के बारे में सुना था। उनके प्रोफेसर ने बताया कि ये कोशिकाएं अमर हैं, लेकिन हेनरिएटा के बारे में कुछ नहीं कहा। स्कलूट को यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि इन कोशिकाओं की उत्पत्ति एक अश्वेत महिला से थी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। उन्होंने हेनरिएटा की कहानी की खोज शुरू की, लेकिन शुरुआत में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिक रिकॉर्ड्स में हेनरिएटा का नाम गलत था, कभी हेलेन लेन तो कभी हेनरिएटा लक्स। लैक्स परिवार से संपर्क करना और भी मुश्किल था। परिवार को पहले कई पत्रकारों और वैज्ञानिकों ने धोखा दिया था और वे किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते थे। डेबोरा के साथ स्कलूट की दोस्ती इस अध्याय का केंद्र है। शुरू में डेबोरा संदिग्ध थी। वो डरती थी कि स्कलूट उनकी कहानी का गलत इस्तेमाल करेगी, लेकिन स्कलूट ने धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया था। वे डेबोरा को जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल ले गई, जहां हेनरिएटा का इलाज हुआ था। वहां डेबोरा ने अपनी मां के मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे, जिसमें उनकी बायोप्सी और रेडियम ट्रीटमेंट का विवरण था। ये रिकॉर्ड्स डेबोरा के लिए भावनात्मक थे। वो अपनी मां के दर्द को महसूस करती थी और ये जानकर परेशान थी कि उनकी कोशिकाएं बिना किसी सहमति के ली गई थी। एक मार्मिक क्षण तब आया जब डेबोरा ने एक वैज्ञानिक से पूछा, क्या मैं अपनी मां की कोशिकाएं देख सकती हूं? स्कलूट ने व्यवस्था की डेबोरा एक माइक्रोस्कोप के तहत हेला कोशिकाएं देख सके। डेबोरा ने कहा, यह मेरी मां है। यह दृश्य उनकी मां के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाता है। अध्याय 7, हेनरिएटा की विरासत। हेला कोशिकाओं का प्रभाव आज भी जारी है। अनुमान है कि इन कोशिकाओं का कुल वजन 50 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है और ये लाखों वैज्ञानिक अध्ययनों का आधार बनी है। पोलियो वैक्सीन से लेकर HIV अनुसंधान तक हेला ने चिकित्सा विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन हेनरिएटा की मृत्यु के बाद उनके परिवार को दशकों तक अंधेरे में रखा गया। 1970 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने परिवार से रक्त नमूने लिए तो उन्हें गलत बताया गया कि ये कैंसर टेस्ट के लिए है। इस भ्रांति ने डेबोरा लैक्स में डर और अविश्वास पैदा किया था। डेबोरा को लगता था कि उनकी मां की कोशिकाएं जिंदा है और वैज्ञानिक उनकी मां के साथ कुछ भयानक कर रहे हैं। ये अध्याय डेबोरा की भावनात्मक यात्रा को समेटता है, क्योंकि वो अपनी मां की विरासत को समझती है और उसका सम्मान करती है। ये अध्याय लैक्स परिवार को देर से मिली मान्यता पर भी केंद्रित है। 1990 के दशक तक हेला कोशिकाओं की कहानी वैज्ञानिक समुदाय में प्रसिद्ध थी, लेकिन हेनरिएटा का नाम अक्सर गलत लिखा जाता था, कभी हेलेन लेन तो कभी हेनरिएटा लक्स। स्कलूट की किताब ने हेनरिएटा को उनकी सही पहचान दिलाई। इसके प्रकाशन के बाद लैक्स परिवार को कुछ मान्यता मिली, कुछ वैज्ञानिक और संस्थान परिवार से मिले और उनकी कहानी को सम्मान दिया गया। स्कलूट ने हेनरिएटा लैक्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो उन लोगों की मदद करता है जिनके ऊतक अनुसंधान में बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल हुए। इस फाउंडेशन ने लैक्स परिवार के कुछ सदस्यों को शिक्षा और चिकित्सा सहायता प्रदान की, जो एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था।
लेकिन ये अध्याय चिकित्सा नैतिकता के अनसुलझे सवालों को भी सामने लाता है। हेला कोशिकाओं ने अरबों डॉलर का उद्योग बनाया, लेकिन लैक्स परिवार को कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला। डेबोरा और उनके भाई बहन लॉरेंस, जो और जाकारिया गरीबी में जीते रहे। डेबोरा पूछती थी, अगर मेरी मां इतनी महत्वपूर्ण थी तो हमें कुछ क्यों नहीं मिला? ये सवाल आज भी प्रासंगिक है। मूर बनाम रीजेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसे कोर्ट केस ने स्थापित किया कि मरीजों को उनके ऊतकों से होने वाले मुनाफे पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्या ये नैतिक रूप से सही है? स्कलूट इस सवाल को खुला छोड़ती है ताकि पाठक स्वयं विचार करें। डेबोरा की यात्रा इस अध्याय का भावनात्मक केंद्र है। वो अपनी मां के दर्द को समझती है, लेकिन उनकी विरासत पर गर्व भी करती है। एक मार्मिक दृश्य में डेबोरा और स्कलूट एक चर्च में प्रार्थना करती है, जहां डेबोरा अपनी मां के लिए मोमबत्ती जलाती हुई कहती है, मां, आपने दुनिया को इतना दिया और अब मैं आपको जानती हूं। यह क्षण डेबोरा की स्वीकृति और शांति को दर्शाता है, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि दुनिया उनकी मां को याद रखे। स्कलूट की किताब ने यह सुनिश्चित किया कि हेनरिएटा का नाम अमर हो जाए, न कि केवल उनकी कोशिकाएं। अध्याय के अंत में स्कलूट लिखती है, हेनरिएटा की कहानी हमें इंसान बनाती है। उनकी कोशिकाएं विज्ञान के लिए एक उपहार थी, लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर वैज्ञानिक खोज के पीछे एक इंसान की कहानी होती है। हेनरिएटा की विरासत न केवल हेला कोशिकाएं हैं, बल्कि वो सवाल भी है जो उन्होंने उठाए, नस्ल, नैतिकता और मानवता के बारे में। ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां विज्ञान और मानवता एक साथ चल सकें। धन्यवाद।